सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं की पूरक पुस्तक वितान में पाठ संख्या 3 अतीत में दबे पाँव। क्या नाम है बच्चों पाठ का? अतीत में दबे पाँव। और ये पाठ लिखा है ओम थानवी। इस पाठ से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको पहले भी भेज दिया था और कल मैंने कुछ बोध प्रश्न आपको लिख करके भेजे थे और उनको उत्तर भी साथ में लिख करके भेजे थे। विश्वास है कि आपने अपनी नोटबुक में उनको लिख लिया होगा और उनको बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। उसी वीडियो से आगे आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। तो अभी हमने आपको पिछले वीडियो में चर्चा की थी आपसे कि सिंधु सभ्यता का केंद्र पाकिस्तान के में जो स्थित मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा शहर है, वहाँ पर नगर नियोजन एवं बौद्ध स्तूप, नगर की जो रचना है कितनी कुशल ढंग से की थी। मैंने चर्चा की थी कि आज के जो शहरों का निर्माण होता है तो कोई गली सकरी है, कोई चौड़ी है, कहीं कहीं बाज़ार इतने घने हैं कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उस समय जो नगर योजना इतनी अच्छी थी कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती थी। बताया गया था कि वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप जो मिला हुआ है मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर, 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर, और ये 26 सदी से पहले बनी हुई ईंटों से बना हुआ है। आज हम आपको चर्चा करेंगे कि जो वहाँ पर खुदाई पर जो मिला हुआ है महाकुंड तथा सामुदायिक केंद्र। महाकुंड एक कुंड और कुंड कहते हैं तालाब को, जो काफ़ी लंबा चौड़ा और गहरा कुंड खोद दिया जाता है कि कोई विशेष कार्यक्रम होता है, कोई उत्सव होता है, तो जिससे कि लोग वहाँ से पानी ले सकें। तो यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड है जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया कि कुंड है, अगर उस कुंड में वो पानी बराबर भरा रहा तो निश्चित रूप से वो गंदा हो जाएगा और दूसरे व्यक्तियों के उपयोग के लायक नहीं रहेगा। तो पानी के भरने की व्यवस्था और उस कुंड से जल के निकासी की व्यवस्था का उचित ध्यान रखा गया था। साथ ही साथ में सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन, इसके दक्षिण में जो महाकुंड है उसके दक्षिण में एक सामुदायिक भवन का या सामुदायिक केंद्र से आशय बच्चा ऐसा है कि एक ऐसा बड़ा हॉल जिसमें बहुत सारे लोग आकर के मीटिंग कर सकते हैं, अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। एक भवन इसके दक्षिण में स्थित है जो 20 खंभों पर आधारित है। कितने खंभों पर वो भवन बना है? 20 खंभों पर। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग रहा होगा। अब उस स्थान पर सामुदायिक केंद्र भी बना हुआ है और महाकुंड भी बना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में या किसी हमारे विशेष त्योहारों के समय कोई मेला लगता है, कोई आयोजन होता है, तो उस कुंड में लोग स्नान करें और उस सामुदायिक केंद्र में जा कर के अपनी सभा करें। तो यह ऐसा ज्ञान लगाया जा सकता है कि ये इसी उद्देश्य से बनाया गया होगा। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग रहा होगा। यह 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा है। कितना फुट बच्चों चौड़ा है? 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर है। पांत का मतलब होता है एक पंक्ति से बने हुए, एक पंक्ति से लाइन अप होकर के बिल्कुल एक पंक्तिबद्ध ढंग से। और ये बताया गया था कि जो स्नान घर हैं कि उन स्नान घरों के जो दरवाजे हैं ठीक आमने सामने नहीं खुलते हैं। इतनी भी उन्होंने उतना ध्यान रखा था, जिसका कोई भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड के अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है कि कोई धार्मिक क्रियाकलाप के लिए उद्देश्य से ये कुंड बनवाया गया है और इसलिए वहाँ पर सामुदायिक केंद्र की व्यवस्था की गई है। ईंटें चुनने, चिरौड़ी के गारे तथा सफ़ेद डामर आज भी सिद्ध वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है।
तो इसमें बताया गया कि बच्चों उस समय जो इमारतों का निर्माण होता था चूने से, और भी उस समय की जो विभिन्न प्रकार की जो कला थी, जो कंक्रीट है उसको ठीक से पका करके पीस करके, है ना, तो उसको हम गारे के रूप में उस समय प्राचीन काल में लोग प्रयोग करते थे। तो उस समय की जो बनी हुई इमारतें बहुत मजबूत और दीर्घकालिक होती थी, बहुत समय तक रहती थी। अब बच्चों उस समय के जो लोग थे कौन कौन सी फसलों की खेती करते थे, तो इसमें बताया गया है कि प्रमुख रूप से जो वहाँ का जो नगर का जो जीवन था कृषि पर आधारित था। कृषि ही लोगों की जीविका, कृषि और पशुपालन ही उनकी जीविका का आधार था। और बताते कि लोहा प्रारंभ में नहीं था, परंतु पत्थर और तांबे की बहुतायत का मतलब अधिक मात्रा में वहाँ पर पाया जाता था। सिंध तथा तांबे की खानें राजस्थान में थी। पत्थर की जो खानें थीं वो सिंध है जो पाकिस्तान में है, और तांबे की खानें राजस्थान जो वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में है, जिनका खेती बाड़ी में प्रयोग किया जाता था। इसी से जो खेती बाड़ी करने के लिए जो औजार बनाए जाते थे तांबे के भी बनाए जाते थे। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ है, जौ है, सरसों है, चने हैं, कपास है, खजूर है, खरबूजा है, अंगूर आदि का उत्पादन भी किया जाता था। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए होता था। अभी जानते हैं कि हमारी जो गांव के किसान भाई हैं अभी भी सामान की ढुलाई के लिए बैलगाड़ी का, खेतों की जुताई के लिए बैलगाड़ी, उसको हल का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे अब उन्नत किस्म के औजार यंत्र आ जाने की वजह से धीरे धीरे जो हमारे हल हैं या पुरानी जो सिस्टम था खेती करने का वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और आधुनिक यंत्रों से खेती की जाती है। जल व्यवस्था के लिए बच्चों ने उस समय क्या उन्होंने प्रबंध किया था, तो पानी की निकासी के उचित प्रबंधन के कारण कभी कभी यह होता है कि पानी की उचित निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है और वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस नगर व्यवस्था में जल निकासी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया था। नालियाँ आदि उचित रूप में ढकी हुई थीं। घरों के भीतर से पानी या जो गंदा पानी था वो नालियाँ बाहर हौदी तक आती थी। हौदी यानी हौदी घरों के बाहर एक टैंक बना दिया जाता है जिससे घर का जितना भी वेस्टेज पानी होता है या गंदा पानी होता है वो उस हौदी में भरा रहता है। इसकी जब हौदी भर जाती है तो या उस पानी को हम बागवानी में भी यूज कर सकते हैं या और किसी काम में प्रयोग कर सकते हैं। फिर नालियों के साथ जुड़ जाती थी। वे नालियाँ अधिकतर बंद रहती थीं। जैसे अब इस समय देखते हैं कि हमारे शहरों के अधिकतर नालियाँ खुली हैं, लेकिन उस समय नालियाँ बंद रहती थी जिससे किसी प्रकार की बीमारी और इन्फेक्शन फैलने का खतरा न रहे। कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था और उस समय कुओं की संख्या लगभग 700 के आसपास थी। कितनी थी बच्चों? 700 के लगभग थी। अब आता अजायब घर। अब बच्चों अजायब घर क्या होता है? जहाँ पर पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है इत्यादि। तो जहाँ पुराने सामान या वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता है तो वो है अजायब घर। मोहनजोदड़ो में स्थित इससे संबंधित अजायब घर छोटा ही है जैसे वह किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीज़ें कराची से, लाहौर से, दिल्ली और लंदन में ही थीं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, चाक पर बने विशाल मृदभांड कहते हैं बच्चों मिट्टी के बर्तनों को, उन पर काले भूरे चित्र बने हुए थे। पत्थर के औजार आदि के बारे में ये सारी जानकारी खुदाई के पश्चात प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर सोने के गहने भी थे लेकिन वे चोरी हो गए हैं। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे की सुई, नर्तकी कहते हैं बच्चे जो नाचती है, तथा दुशाला ओढ़े, दुशाला कहते हैं साल को, दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है। लेकिन इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर
दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खुदाई को अब बंद करना पड़ा है। लेकिन लेखक ने बताया कि सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णित किया गया है जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता उसकी जानी पहचानी सी हो। तो इस पाठ में बच्चों ये वैसे तो आपने इतिहास में हिस्ट्री में भी इसको विस्तार से पढ़ा होगा, लेकिन इस पाठ के माध्यम से भी आपको इस सभ्यता के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। तो पाठ को पढ़िए और वीडियो को सुनिए, तो निश्चित रूप से आपको पाठ का सार ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।